अच्छा, हर्निया पे तो हमने बात कर ली है, तो अब हम अपेंडिसाइटिस पे आते हैं। अपेंडिसाइटिस होता क्या है, इसको आप आम ज़बान में बताएं, और ये होता क्यों है। ओके, जो अपेंडिक्स है ये एक ब्लाइंड प्रोजेक्शन या एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है बड़ी आंत के स्टार्ट पे। और ये चूँकि ब्लाइंड एंड होता है, इसका एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ये। इसके जो मुंह पे कभी कभार ये है कि फीकोलिथ या सख्त पखाना अगर फंसता है या उसके स्टोन्स बनते हैं या फिर वर्म्स उसमें फंस जाते हैं, तो उसकी वजह से उस ब्लाइंड लूप में, उस अपेंडिक्स में सोजिश के चांसेस होते हैं। और अगर तो वो फंस जाता है तो एज अ रिज़ल्ट जो बैक्टीरिया अंदर होते हैं उनकी ग्रोथ होती रहती है, उसकी वजह से सोजिश, सूजन, पेट में दर्द, ये अलामात शुरू हो जाते हैं। इसको अपेंडिसाइटिस कहते हैं या अपेंडिक्स में सोजिश। अच्छा, मैंने सुना है कि खाने पीने के बाद ज़्यादा उछल कूद नहीं करनी चाहिए, अपेंडिक्स की तरफ खाना चला जाएगा, इस तरह का। तो ये सारी बातें मिथ हैं या फैक्ट है? अवॉइड करना चाहिए हमें। वो इसलिए भी क्योंकि जब हम कोई भी खाना लेते हैं तो उसके बाद जो ब्लड सप्लाई है वो गट की बढ़ जाती है, जो आंतों की सप्लाई है वो बढ़ जाती है। अगर तो हम एक्टिविटी बढ़ा देंगे तो वो ब्लड सप्लाई सारी जो है वो पेरिफेरी की तरफ या हमारे हाथों के वो पट्टों को उनको सप्लाई ज़्यादा हो जाती है और जो निज़ाम हज़म है उसकी वजह से डिस्टर्ब होता है। तो बेहतर यही है कि खाने के फ़ौरन बाद हमें स्ट्रेनस एक्टिविटीज़, एक्सरसाइजेज़, इसको अवॉइड करना चाहिए एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर, 1 आवर। सिम्टम्स तो बता दिए कि पेट में दर्द वगैरह होता है, तो क्या ये बहुत जल्दी प्रोग्रेस करता है या इसको टाइम लगता है? ये कहना तो बड़ा मुश्किल है। हाँ, यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि जल्दी से मतलब क्या है हमारा। जब पेन इसका स्टार्ट होगा तो ये पेन रिलीफ नहीं होगा। अपेंडिक्स का पेन आम तौर पे पेट के सीधे हाथ पे, लोअरी हिस्से पे, वहाँ पे स्टार्ट होता है। इसके साथ साथ भूख का ना लगना, मतली का होना, उल्टी का होना और कभी कभार बुखार भी। अगर तो अपेंडिक्स को फ़ौरन तशख़ीस कर लिया जाता है तो बेहतर यही है कि ऑपरेट किया जाए। अगर तो हम किसी भी वजह से कि पेशेंट नहीं आए, उन्होंने लेट कर दिया आने में या डायग्नोस करने में, तशख़ीस होने में लेट हुआ, तो अपेंडिक्स जो सोजिश स्टार्ट हुई है उसका फेट क्या होगा, उसका एंड क्या होगा, क्या हो सकता है उसके साथ 3 में से कोई एक काम हो सकता है। या तो ये है कि वो अपेंडिक्स रप्चर हो जाएगा, फट जाएगा, या फिर ये है कि जो आसपास के आज़ा हैं वो आके वहाँ पे चिपक जाएंगे और उसको हम कहते हैं अपेंडिकुलर लंप। या फिर ये है कि अपेंडिक्स दवाओं के ज़रिए वो सेटल हो जाता है और बाद में दोबारा से उनको ये तकलीफ़ हो सकती है। तो ये 3 फेट हैं। या तो ये है कि वो सेटल हो जाएगा, जिसके बहुत ही कम चांसेस हैं, या तो लंप बन जाता है, या फिर ये है कि वो परफोरेट होगा, रप्चर हो जाएगा। डायग्नोसिस आप लोग कैसे करते हैं? क्लिनिकली करते हैं या फिर कोई टेस्ट वगैरह करवाने पड़ते हैं? डायग्नोसिस अगैन क्लिनिकल, मुआयना करने पे हम तशख़ीस कर लेते हैं। हाँ, हम अपनी तशख़ीस को साबित करने के लिए सपोर्टिव इन्वेस्टिगेशन हम यूज़ कर सकते हैं कि जिसमें अल्ट्रासाउंड भी यूज़ कर सकते हैं, हम सीटी स्कैन भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आपने बात की कि रप्चर हो जाता है, तो आप रप्चर्ड और अनकॉम्प्लिकेटेड जो है उन दोनों को मैनेज कैसे करते हैं? उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है मैनेज करने में? अगेन इसकी ट्रीटमेंट, अपेंडिसाइटिस की ऑपरेशन में अब हम ये डिसाइड करते हैं कि ओपन टेक्निक करेंगे या लैप्रोस्कोपिकली करेंगे, कैमरे के ज़रिए करते हैं। आजकल लैप्रोस्कोपिकली करते हैं, इजी है पेशेंट के लिए भी, सर्जन के लिए भी। चूँकि कट्स छोटे लगते हैं तो जल्दी से डिस्चार्ज भी हो जाएंगे, जल्दी से अपने रोज़मर्रा के काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। सवाल आपका था कि जी अपेंडिक्स को, जो आम अपेंडिक्स है जो कि सोजिश के साथ आए हैं या फिर वो कि जो कि रप्चर होकर आए हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर लैप्रोस्कोपिकली हम करते हैं तो हमें जब रप्चर होगा तो जाहिर है जो भी उसका मवाद होगा वो पेट के अंदर फैल जाएगा, तो उसे वॉश करना पड़ेगा आपको।
और अगर तो अपेंडिक्स नहीं है परफोरेटेड तो सिंपली आपको उसको कट करके और आपको बाहर निकालना पड़ता है। रप्चर की सूरत में कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि बेस पे बिल्कुल रप्चर हुआ है, और अगर तो बेस पे रप्चर हुआ है, फट चुका है अपेंडिक्स, सो उस सूरत में कभी कभार टाँके हमारे नहीं बैठते, तो बड़ी आंत के एक हिस्से को भी हमें निकालना पड़ता है, तो उसकी भी इजाज़त हम लेते हैं। अगर तो वो नौबत आती है कि जी हमें बड़ी आंत को निकालना पड़ता है, उसका एक छोटा सा हिस्सा, सो उस सूरत में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है कि जी हम कन्वर्ट करते हैं लैप्रोस्कोपिक को और ओपन टेक्निक में, और मिड लाइन से पेट के बिल्कुल सेंटर से हम इंसिजन लगा के, कट लगा के और उसको निकाल देते हैं। अपेंडिक्स जाहिर सी बात है कि एक जिस्म का हिस्सा है, तो अगर वो आप लोग रिमूव कर देते हैं तो उसके क्या बॉडी पे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या होना ना होना बराबर है? वेल पहले दौर में ये कहा जाता था कि जी अपेंडिक्स का कोई रोल नहीं है, तो अपेंडिक्स को निकाल देते थे। अब जैसे जैसे हमने रिसर्च की, हमें पता चला कि नहीं, इसका जो रोल है वो है क़ुव्वत मुदाफ़ियत में। हमारी जो बॉडी है उसका डिफेंस मैकेनिज़्म, उसमें इसका रोल है। बट अगर हम सवाल ये करते हैं कि जी जब इसका रोल है और इसको हम निकालेंगे तो फिर क्या होगा, तो यहाँ पे हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें पेशेंट की लाइफ ज़्यादा अजीज़ है या फिर उसके डिफेंस मैकेनिज़्म को हम ज़्यादा वेट कर रहे हैं। ऑब्वियसली जो भी चीज़ बॉडी के लिए थ्रेट होगी उसे हमें रिमूव करना पड़ेगा। रिकवरी प्रोसेस में कितना टाइम लगता है? किसी ने सर्जरी करवाई है तो उसको कितना टाइम लगता है रिकवर होने में, और उसको बाद की ज़िंदगी कैसे गुजारनी पड़ती है? वो नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में जा सकता है या नहीं कर सकता? ऑपरेशन के 6 से 8 घंटे के बाद जब बेहोशी का असर ख़त्म होता है तो पेशेंट को हम बेड से बाहर निकाल देते हैं, चलना फिरना स्टार्ट करवा देते हैं। उसके अगले ही दिन आमतौर पे पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं, वो घर चले जाते हैं। 1 हफ़्ता 10 दिन के बाद हम उन्हें ओपीडी में फॉलोअप के लिए बुलाते हैं, उनको देख लेते हैं। अगर सारे ज़ख़म वगैरह सब सही हैं तो क्लियर। बाकी ये है कि उनको हम यही एडवाइस करते हैं कि वेट नहीं उठाना, क्योंकि अगेन वही वाली बात कि ये वीक पॉइंट है। अगर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है तो हर्निया के चांसेस होंगे। लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है? कोई साइड इफ़ेक्ट्स इसके नहीं होंगे, नॉर्मल अपनी ज़िंदगी वो गुजारेंगे। लैप्रोस्कोपिकली अगर होगा तो इवन स्कार भी बाद में इतना वो ऑब्वियस नहीं होगा, वो उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे।